हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं लगातार छत्तीसगढ़ कंप्यूटर्स के यूट्यूब चैनल, जिसमें आप देख पा रहे हैं प्रयोगशाला परीक्षाएं की क्लास में जीव विज्ञान। और आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास में हम देखेंगे। आज है 8वां क्लास और जैसा कि आप जानते हैं हम क्या देख रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट जो पिछले क्लास में हमने देखे, तो उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो देखिए पिछली क्लास में हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम की, या जिससे कहते हैं पादप जगत का वर्गीकरण। तो देखिए परीक्षा देख लेते हैं। पादपों का अध्ययन क्या कहलाता था? वनस्पति विज्ञान कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं बॉटनी। ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, या इसको हम कहते हैं पादपों का अध्ययन, वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा गया है भाई? थियोफ्रास्टस साहब को कहा गया, और इन्होंने बुक लिखी स्टोरी ऑफ प्लांटन। इसमें बहुत सारे पादपों का वर्णन किया था, तो इसको कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक या फादर ऑफ बॉटनी। फिर पादप बहुकोष्ठीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे, कुछ गुण देखे थे, याद रखेंगे। इसमें सेल वाल पाया जाता है। ठीक है, इसमें सेल वाल या कोशिका भित्ति मिलती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, याद रखेंगे। और यही एक कारण था जिसको हमने जंतु जगत और पादप जगत का वर्गीकरण बनाया। ठीक है, क्योंकि जंतु जगत में सेल वाल प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट रहता है, और पादप जगत में सेल वाल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, कोशिका भित्ति याद रखेंगे। इसमें पर्णहरित पाया जाता है, और जैसे कि आप जानते हैं पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाएगा, इसका मतलब क्या है? वो फोटोसिंथेसिस करेगा, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, इसका मतलब क्या है? वो स्वकोषी होगा, खुद खाना बनाएगा, खुद भोजन तैयार करेगा। ठीक है, चलिए फिर पादप जगत का प्रॉपर हमने वर्गीकरण किए थे। ठीक है, और ये बेंथोनिम हुकर साहब का वर्गीकरण है, जिसके अंतर्गत आप देख पाएंगे ये दो भागों में पहले हमने विभाजित किए। एक अपुष्पी कहलाता था और दूसरा पुष्पी। अपुष्पी जिसमें फल फूल बीज नहीं मिलते थे, उसको हमने अपुष्पी के कैटेगरी में रखा, और जिसमें फल फूल बीज पाया जाता है उसको पुष्पी कैटेगरी में रखा। अपुष्पी कैटेगरी को फिर से क्लासिफाई किया, फिर से डिवाइड किया। इसमें आप देख पाएंगे थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरियोफाइटा, तीन है आप देख पाएंगे। फिर पुष्पी पदक को पुनः विभाजित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? अनावृत्ति बीज और आवृत्ति बीज। और मैंने कहा था अनावृत्ति बीज कहने का मतलब जिस जिस बीज में, जिस शेड में, जिस बीज में चारों तरफ आवरण नहीं होते, कवरिंग नहीं होती, कोटिंग नहीं होती, उसको हम अनावृत्ति बीज की कैटेगरी में रखें। और ऐसे बीज जिसमें आवरण पाए जाते हैं, कोटिंग पाए जाते हैं, कवर पाए जाते हैं, उसको आवृत्ति बीज में रखे गए। इस आवृत्ति बीज या एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की भी दो यहाँ पर प्रकार से हमने विभाजित किया। एक एक बीज पत्री, या जिसे हम कहते हैं मोनोकोट, और दूसरा द्विबीजपत्री जिसे कहते हैं डाइकोट। ठीक है, तो ये बातें याद रखिए। फिर एक एक करके हमने डिस्कस किया था भाई। सबसे पहले थैलोफाइटा देख रहे हैं, और अभी भी देखेंगे, आज भी इस मुद्दे पर बात करेंगे। तो थैलोफाइटा पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रुप है थैलोफाइटा जितने भी पादप जगत में है। इनके पादप में जड़ तना पत्तिया का विभाजन नहीं होता। इसका तात्पर्य मैंने बताया था कि आप जड़ तना पत्ती में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। एक थैलस के रूप में रहता है, फैला हुआ चारों तरफ से। ठीक है, फैला हुआ थैलस के रूप में रहता है। इसमें जड़ क्या कौन सा है, पत्ती कौन सा है, तना कौन सा है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इस पर अंतर नहीं ढूंढ पाएंगे। उसको थैलस के रूप में, एक संरचना के रूप में, एकल संरचना के रूप में, क्या है? एकल, ये एकल है, एकल, एकल संरचना के रूप में। ठीक है, चलिए इसमें श्रवणी उतक जैसे जाइलम फ्लोएम का अभाव होता है। और जाइलम फ्लोएम के बारे में आप जानते हैं, मैं बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि पेड़ पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के उपरांत या उसके पहले जो भी जरूरी सामान उनका परिवहन करना, जैसे कि जाइलम का जो है कार्य ये रहता है कि जड़ से, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक, पत्तियों तक खनिज, लवण और जल की पूर्ति को वो क्या करते हैं? परिपूर्ण करते हैं, पूर्ण करते हैं जाइलम। और प्रकाश संश्लेषण में इसकी जो है जरूरत होती है पानी की।
ठीक है, उसकी पूर्व करते हैं। तो जाइलम का कार्य है कि जड़ से पत्तियों तक जल और खनिज लवण पहुंचाना। वहीं पर फ्लोएम का कार्य मैंने बताया था कि पत्तियों से जो भी वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या बनता है, ग्लूकोज तैयार होता है C6H12O6। और ये ग्लूकोज तैयार होने के बाद ये ग्लूकोज मंड में संचित की जाती है, मंड के रूप में, ठीक है, या जिसके हम कहते हैं स्टार्च के रूप में संचित की जाती है। और इसी स्टार्च, इसी मंड को, ठीक है, भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये स्वपोषी होते हैं और सभी ब्रांचों, ठीक है, सभी भागों तक, पेड़ों के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम नामक जो संवहनी ऊतक है उसका अभाव होता है कहां पर, थैलोफाइटा में, याद रखें। ये जली पौधे हैं, चूंकि जानते हैं अगर इसमें जाइलम नहीं है तो पूर्ति, पानी की पूर्ति कहाँ से होगी, क्योंकि ये लगातार जल में रहते हैं, तो पानी की पूर्ति यहाँ जल से ही, मतलब जहाँ रहते हैं, चाहे समुद्र में रहे, चाहे नदी में रहे, चाहे झील में रहे, यहाँ से इनको प्राप्त मिल जाता है। लेकिन जो नॉर्मल पौधे होते हैं, जो जमीन पर उगते हैं, उनके लिए जरूरत होता है जाइलम फ्लोएम की। ठीक है, तो याद रखेंगे। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं और यही को हम देख रहे थे एक एक करके, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे वो यही है। शैवाल है, कवक है, जीवाणु है, विषाणु, लाइकेन है। ठीक है, इंग्लिश में भी इनका नाम मैं लिख दिया हूँ ऑलरेडी। तो शैवाल को एल्गी कहा जाता है, कवक को फंगाई कहा जाता है, जीवाणु को बैक्टीरिया, विषाणु को वायरस और लाइकेन को तो लाइकेन ही कहा जाता है। ठीक है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। फिर शैवाल के बारे में हम देख पा रहे थे, थोड़ा से और देखेंगे आज की क्लास में, तो इसको पहले देख लेते हैं। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता था भाई, फाइकोलॉजी, या इसे कभी कभी एल्गोलॉजी भी कह देते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ एल्गी, यह शैवालों का अध्ययन, याद रखेंगे। देखिए शैवाल जो है या एल्गी है, ये एक कोश की भी होते हैं और बहुकोश की भी होते हैं, दोनों तरह से पाए जाते हैं। और ये सामान्यतः समुद्र में, या जैसे हम कहते हैं समुद्र में, खारे पानी, तालाबों में, झीलों में, नदी में, ताजे जल में, ठीक है, इत्यादि स्थानों में ये मिलते हैं। एक प्रकार का जलीय पदार्थ, ठीक है, जल में खासकर पाए जाते हैं। पेड़ में भी आपको देखने को मिलते हैं, पेड़ भी में आपको मिलता है। ठीक है, अब देखें कभी बारिश के मौसम में पेड़ में हल्का सा ग्रीन ग्रीन कलर का वो जो है स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, तो वो पेड़ पे भी मिलता है। नीचे आपको कहीं नदी में या कहीं समुद्र में या तालाब में काई जैसे संरचना आपको नीचे देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, शैवाल है। तो कई जगह पानी में जली जो है ये पौधे हैं, पानी में आपको देखने को मिलेगा। फिर कुछ कुछ और बातें जैसे कि मैंने कही थी, बर्फ में भी उगते हैं, चट्टानों में भी उगते हैं, और बर्फ में उगने वाले को क्रिप्टोफाइट के नाम से जानते हैं। बर्फ में उगने वाले जो शैवाल है उसको क्रिप्टोफाइट के नाम से जानते हैं। फिर चट्टानों में उगने वाले शैवाल को थियोफाइट्स के नाम से जानते हैं। लगभग 3000 से अधिक टाइप के सवाल यहाँ पर मौजूद आपको देखने को मिलेंगे। पूरी दुनिया में 3000 से अधिक सवाल पाए जाते हैं। ठीक है, और मैंने बताया था कि जो जो आपके थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा में बहुत सारे ग्रुप है, खासकर मैंने ये 5-6 एग्जांपल देखे दिए थे। शैवाल है, कवक है, बैक्टीरिया है, वायरस है और आपके लाइकेन है। इनमें सबसे अधिक मात्रा में कौन पाए जाते हैं, आपके शैवाल मौजूद होते हैं। सवाल की कहानी, और यहाँ पर मैंने बताया था कुछ सवाल में पर्णहरित पाया जाता है। ठीक है, और क्लोरोफिल या पर्णहरित जैसे पाया जाएगा, इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण होगा मतलब स्वपोषी होंगे, और स्वपोषी होंगे मतलब ये भोजन को तैयार करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये मैंने बता चुका हूँ कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की 6 मॉलिक्यूल, 12 मॉलिक्यूल पानी की, और इससे मिलकर, ठीक है, प्रकाश सनलाइट की उपस्थिति में, पर्णहरित की सहायता से सनलाइट की उपस्थिति में ये बना लेते हैं ग्लूकोज। ठीक है, और जो सब उत्पाद आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर देखने को ग्लूकोज, ग्लूकोज को ये भोजन जो है, भोजन के रूप में, ये मंड के रूप में संचित करते हैं। ठीक है, याद रखिए, या जिसे कहते हैं स्टार्च। कुछ और बातें थी, जैसे 90% प्रकाश संश्लेषण या 90% जो फोटोसिंथेसिस है वो एल्गी के द्वारा ही की जाती है। पूरी दुनिया में अगर जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधों द्वारा की जाती है, उनमें से 90% जो है कौन कर लेते हैं, शैवाल कर लेते हैं। फिर वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको उसका 50% भी वो अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है। चलिए
फिर कुछ और बातें हमने ये सवालों का वर्गीकरण किया था, 11 भाग थे। ये सारी चीजें आपको देखिए, ये चीजें याद करें ना करें, ठीक है, ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस इतना नाम याद करें कुछ कुछ, जैसे नीलहरित शैवाल किसे कहा गया है, ठीक है, या हरे शैवाल किसे कहते हैं, या सुनहरे शैवाल किसे कहा जाता है। ये थोड़ा आप ऐसे कुछ याद कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, तो इतनी कहानी हुई थी पिछले क्लास की, हम बातें करें तो। अब देखिए सवाल को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा और बाकी है, बस हो सकते हैं 5 मिनट का। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी बात है भाई। अब सवाल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, सवाल कहाँ मिलते हैं, तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। शैवालों का स्थान या बोल सकते हैं निवास स्थान, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं शैवाल। चलिए, एक तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया था, ये जली जीव है, तो कहाँ पाएंगे, जल में पाएंगे, तो समुद्री, याद रखेंगे, समुद्री जल में। समुद्री जल की अगर शैवाल की बात करें तो कौन कौन से ऐसे शैवाल हैं जो समुद्री जल में पाए जाते हैं, ठीक है, तो देख सकते हैं कुछ कुछ नाम मैं यहाँ लिखूंगा। जेलिडियम, जेलिडियम, फिर सारागेशम, सारागेशम, जेलिडियम है, सारागेशम नामक शैवाल है, लिमिनिया नामक शैवाल है, लिमिनिया नेरिया, लिमेनेरिया, ठीक है, फिर आपका देख पाएंगे ग्रेस्टीरिया, ग्रेस्टीरिया, ठीक है, इसको हम कहते हैं समुद्री घास, ठीक है, ये जो गेस्ट्रियन नामक सवाल है उसको किस नाम से पुकारते हैं भाई, एक और नाम है समुद्री घास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसकी हम चर्चा करेंगे लिमिनेरिया, ये इसमें आयोडीन पाया जाता है, ठीक है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है जानते हैं, ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। ऐसे शैवाल जो समुद्र में पाए जाते हैं लेमिनेरिया, इसमें आयोडीन पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो कुछ जल में रहते हैं, तो समुद्री जल में। चलिए, जल में तैरने वाले भी हैं, जल में तैरने वाले शैवाल, तैरने वाले क्या है भाई, शैवाल है। तो जल में तैरने वाले शैवाल कौन कौन से हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। एक तो आपका डायटोम्स, डायटोम्स, वॉल्वॉक्स हैं, आपका कैरा है, या कारा जिससे बोलते हैं, कैरा या कारा, और क्लोरेला, क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला। तो डायटोम्स, वॉल्वॉक्स, कैरा और कोलेरा, ठीक है, ये याद रखेंगे जल में तैरने वाले शैवाल। फिर याद रखेंगे झील में पाए जाने वाले शैवाल भी हैं, कई झील में मिलते हैं, तो आपको याद रखना है झील में पाए जाने वाले शैवाल, पाए जाने वाले शैवाल। तो झील में क्या पाया जाता, कौन सा शैवाल पाया जाता है भाई, तो नाम याद रखेंगे, कौन सा, रेवोलेरिया, रेवलोरिया नामक शैवाल कहाँ पाए जाते हैं, झील में पाया जाता है। पौधों में भी शैवाल पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था, पौधों में पाए जाने वाले शैवाल, वाले शैवाल। तो पौधों में क्या, कौन सा शैवाल पाया जाता है भाई, और जो ओडोगीहीमा, चलिए, फिर आपके जो जानवरों के आंत में, याद रखिए जानवरों के आंत में
या इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले शैवालों के बारे में अगर बात करें तो कौन सा शैवाल है जो है जानवरों के अंतों में पाया जाता है, तो याद रखेंगे ओस्टिलोरिया। ओसिटिलोरिया, ठीक है, तो ये नाम है ओसिटिलोरिया। ठीक है, तो ये है आपके कुछ जो है सवालों की लिस्ट जो आप देख सकते हैं। चलिए अब देखिए कि कुछ सवाल के महत्व भी हैं। ठीक है, महत्व है किस किस काम में यूज होता है, ये भी आपको याद रखना है। सवालों के महत्व मैं यहाँ लिख देता हूँ पूरा, फिर आप देख लीजिए। चलिए, सवालों के महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, सवालों के महत्व। ठीक है, तो कौन कौन से सवाल हैं और इनका क्या क्या महत्व है, जैसे कि कंड्रस एल्गी, कंड्रस नामक एल्गी या कंड्रस नामक शैवाल का क्या महत्व भी, ये चॉकलेट बनाने में यूज होता है। काम आता है या यूज होता है, याद रखेंगे। ठीक है, कंड्रस एल्गी जो है ये ऐसे सवाल है जिनसे चॉकलेट का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा है आपका फ्यूसस एंड लेमोनेरिया, फ्यूसस एंड लेमोनेरिया, ये सवाल जंतुओं के भोजन के रूप में देखने को मिलता है। कहीं कहीं आपको जंतुओं के भोजन के रूप में, ठीक है, जंतु जब भोजन करते हैं उसके रूप में ग्रहण कर लेते हैं कई सवाल, और उनके नाम है फिकस और लेमोनेरिया, याद रखेंगे। फिर याद रखना है एक शैवाल का नाम है नॉस्टॉक, ये यूज होता है चाइना में सलाद के रूप में यूज होता है। ठीक है, चाइना में किसके रूप में होता है भाई, सलाद के रूप में। नोस्टक सी है ना, ये याद रखेंगे, नोस्टक सी है। फिर याद रखेंगे चौथे नंबर रेडोमेनिरिया। ठीक है, एक और नाम रेडोमेरिया, और ये होता है तंबाकू जो है में, ठीक है, स्कॉटलैंड में तंबाकू निर्माण में, स्कॉटलैंड में तंबाकू निर्माण भी यूज किया जाता है। अगर हम फिफ्थ की बात करें तो ये सारागैसम, और इस शैवाल का यूज होता है कृत्रिम ऊन बनाने में। ठीक है, कृत्रिम ऊन निर्माण में या ऊन बनाने में ये सारागैसम का यूज होता है, याद रखेंगे। फिर क्लोरेला नामक एल्गी का यूज क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक बनाने में, क्या निर्माण में भाई, क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक या जिसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक निर्माण में होता है। ठीक है, क्लोरेला नामक। फिर याद रखेंगे 7वें नंबर पर वोल्वा, क्या भाई, वोल्वा, ये शैवाल जो है आपके समुद्री सलाद कहते हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है, समुद्री सलाद कहते हैं।
फिर आपको याद रख लेना है एक और सवाल, स्पायरोगैम। स्पायरोगैम वाटर सिल्क कहते हैं इसको, किस नाम से जानते हैं, इसको वाटर सिल्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए एक और सवाल है, एसिटी एसिटोबुलेरिया, बुलेरिया, एस्टिबुलेरिया, ये जो सवाल है इस इसमें न्यूक्लियस की खोज की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे इसी सवाल में, इसी सवाल में किसने भाई, रॉबर्ट ब्राउन साहब, किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस या केंद्रक की खोज की थी, खोज की थी। ठीक है, याद हो जाएगा। फिर हम यदि बात करें, एक और सवाल है कारा एंड नाइट, कारा एंड नाइटा, ये सवाल जो है मलेरिया उन्मूलन में काम आता है, मलेरिया उन्मूलन में काम आता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये जितने पिछले क्लास में जो हम कर रहे थे, सवाल की बातें कर रहे थे, जो बच गया था वो आज की क्लास में हम देख लिए। ठीक है, सवाल की सारी बातें। अब देखिए सवाल देख लिया, उस सवाल के बाद हम बात करेंगे किसकी भाई, कवक की। जैसे कि हम पहले से बता चुके हैं, एक एक करके हम क्या करेंगे, बातें करेंगे। सबसे पहले हमने सवाल देखे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कवक, फिर जो है आपके जीवाणु या बैक्टीरिया, फिर वसौणु या वायरस और लाइकेन, इस प्रकार से हम चलेंगे। तो ये 5 हम किसके अंतर्गत, थैलोफाइटा के अंतर्गत हम देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर कवक। नेक्स्ट है हमारा क्या भाई, कवक। कवक या जिसे हम कहते हैं फंगाई। चलिए इनके कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं, परिचय देख लेते हैं, कवक के बारे में कुछ जान लेते हैं, महत्वपूर्ण बातें, फंगाई के बारे में महत्वपूर्ण बातें। तो याद रखेंगे डिस्कवर्ड बाय या खोज किसने किया था, आर एच विटेकर साहब। और आर एच विटेकर वही है जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया। ठीक है, जो आप मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक या जिसे कहते हैं फंजाई, फिर प्लांटी और एरेबिया, जो 5 जगत वर्गीकरण या 5 जगत वर्गीकरण जो दिया है, ठीक है, वो किसने दिया है, आर एच विटेकर साहब। और इन्होंने ही खोज की ही इसकी कवक की। ये याद रखेंगे पहली बातें। दूसरी बातें याद रखेंगे, कवकों का अध्ययन। ठीक है, कवकों का अध्ययन क्या कहता है भाई, इस क्या कहलाता है, तो इसको हम कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। ठीक है, चलिए कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। जैसे हमने सवाल के अध्ययन की बात करें तो फिकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहलाता है, और ये कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, याद हो जाएगा 2 बातें। फिर तीसरी बातें करते हैं फादर ऑफ माइकोलॉजी।
फादर ऑफ माइकोलॉजी या कवक विज्ञान के पितामह। माइकोलॉजी या कवक विज्ञान के पितामह किसे कहा गया है? तो याद रखेंगे पीए मिचेली। पीए मिचेली को कहा गया है कवक विज्ञान के पितामह, ये भी याद रखेंगे। फिर आपको याद रखेंगे फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी इसका मतलब क्या है? भारतीय कवक विज्ञान के पिता। ठीक है, भारतीय कवक विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? याद रखें मुंडकर एंड बटलर। मुंडकर एंड बटलर साहब, याद रख लेंगे। मुंडकर, दो व्यक्ति हैं, दो नाम हैं, मुंडकर एंड बटलर। तो भारतीय कवक विज्ञान के पितामह या फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी किसे कहा है? मुंडकर एंड बटलर। याद रखेंगे तीसरा फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी या आधुनिक कवक विज्ञान के पितामह। आधुनिक कवक विज्ञान के पितामह और इनका नाम है एंटोनी। मैं इसको भी हटा देता हूं फिलहाल के लिए। एंटोनी डी बेरी। चलिए, एंटोनी डी बेरी। ठीक है, तो कवक के कुछ परिचय देख रहे हैं। नेक्स्ट यदि हम चले नेक्स्ट, तो देखिए कवक में पर्णहरित नहीं होते। ठीक है, कवक में क्या नहीं होता भाई? देखिए कवक में पर्णहरित या क्लोरोफिल नहीं होते। तो जब पर्णहरित नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है पर्णहरित नहीं होगा तो ये क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ये जो है वो किस कैटेगरी में कहे जाएंगे? ये विषम पोषी के कैटेगरी में कहे जाएंगे। किसके कैटेगरी में आएंगे? विषम पोषी की कैटेगरी में है। जब पर्णहरित ही नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये खाना बनाते हैं, इसको हम कहते हैं स्वपोषी। लेकिन इसमें पर्णहरित नहीं है तो उसका मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, मतलब ये क्या है? विषम पोषी। देखिए विषम पोषी के अंतर्गत भी आपको 3 कैटेगरी मिल जाएंगे। एक जिसे कहते हैं परजीवी, दूसरा है आपका मृतोपजीवी और तीसरा है सहजीवी। क्या है? सहजीवी। याद रखेंगे पर विषम पोषी के अंतर्गत या जिसे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफ, विषम पोषी या जिसे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफ, इसके अंतर्गत परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी। परजीवी कहने का मतलब जो दूसरे के शरीर में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरों को फायदा नहीं होता, वो खुद अकेले को फायदा होता है। ठीक है, जो परजीवी है अकेले उनको बस फायदा होता है, तो उसको हम कहते हैं परजीवी। और दूसरा है मृतोपजीवी, जो दूसरे मृत हो गए ऐसे चीजों को खाने वाले को क्या कहा जाता है? मृतोपजीवी। और तीसरा सजीवी, सजीव मतलब साथ साथ जीवन यापन कहते हैं। और याद आपको रख लेना है ये सजीवी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लाइकेन, जिसे हम पढ़ेंगे। और लाइकेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई। ठीक है, एल्गी एंड फंगाई मतलब कहने का मतलब है ये लाइकेन जो है शैवाल और कवक का
संयोजक रूप है। कहने का मतलब है दोनों जीवन, सजीविता का मतलब समझते हैं ना, साथ साथ जीवन यापन करना। ठीक है, तो जब शैवाल प्रकाश संश्लेषण करेगा और इसके प्रकाश संश्लेषण करेगा और भोजन तैयार करेगा, तो ये जो है कवक को देगा, और कवक शैवालों को जो जल है, खनिज लवण है इत्यादि उनको देंगे। ठीक है, तो भूमि रहकर एक साथ रहकर ये जीवन यापन करते हैं, इसको हम कहते हैं लाइकेन। ठीक है, लाइकेन, और लाइकेन सजीवत्व के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो हेट्रोट्रॉप है या विषम पोषी है, याद रखेंगे। चलिए, तो पर्णहरित नहीं है, तो ये इतनी सारी बातें हो गई, पर्णहरित नहीं है तो इनमें, चलिए इसमें संवहनी ऊतक भी नहीं होगा, याद रखें इनमें संवहनी ऊतक, जाइलम फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होगा। ठीक है, या नहीं होता, जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, ये याद रखेंगे। ठीक है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंने जितने भी जो है पौधे में सब में सेल वॉल होगा भाई, ऐसा नहीं कि पेड़ पौधे हैं तो देखिए कैटेगरीज हम ऐसी किए, जंतु जगत का ऐसे किए कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता और इसमें सेल वॉल होता है। तो देखिए इसमें सेल वॉल पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ की जो सेल वॉल है या यहाँ की कोशिका भित्ति है, ये बनी होती है, ठीक है, किससे बनी होती है, बनी होती है, किससे बनी होती है, ये सेल वॉल होती है काइटिन की बनी होती है। याद रखेंगे किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है यहाँ के सेल वॉल। और आपको पता ही है जो एल्गी है, जो शैवाल है, शैवाल का जो सेल वॉल है या शैवाल का कोशिका भित्ति है, ये सेलुलोज से बनी होती है, सेलुलोज। याद रखेंगे दोनों बातें महत्वपूर्ण है। एक मैंने कहा है कि जो कवक है, कवक की सेल वॉल जो बनी होती है वो किससे बनी होती है भाई, वो काइटिन से बनी होती है। और जबकि शैवाल, शैवाल के बारे में मैं बता चुका हूँ, शैवाल की जो सेल वॉल है या कोशिका भित्ति है वो बनी होती है सेलुलोज से। ठीक है, चलिए इसमें केंद्रक होते हैं, ये भी याद रखें। क्या होता है भाई, केंद्रक होता है, केंद्रक या न्यूक्लियस पाया जाता है, पाया जाता है। चलिए क्लियर है यहां तक बातें पूरी तरह से। तो ये सवाल के कुछ कवक की या फंगाई की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट हम चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंस। अब बातें करेंगे भाई जो कवक होते हैं, कवक के आर्थिक महत्वपूर्ण क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या हमें जो है महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं आर्थिक रूप से, और साथ ही साथ क्या क्या हानिकारक भी है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या महत्वपूर्ण है वो हम देख लेते हैं। चलिए कवकों के आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व, तो कवक के आर्थिक महत्व क्या क्या है, चीजों को देखिए जरा। देखिए सबसे पहले हम बात करें तो कुछ कवक ऐसे होते हैं जो खाद्य पदार्थ के रूप में यूज होते हैं। किसके रूप में होते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में। ठीक है, कुछ कवक ऐसे होते हैं जिसे हम किस रूप में यूज करते हैं भाई, खाद्य पदार्थ के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि छत्रक, छत्रक या जिसे हम कहते हैं अगारिकस। ठीक है, क्या है, अगारिकस या छत्रक
के नाम से जाना जाता है। चलिए, कुछ कवक ऐसे होते हैं, हाँ यही जो खाद्य पदार्थ के रूप में, तो एक और है जिसे हम कहते हैं गुच्छी, या जिसे कहते हैं मोचेला। क्या है भाई? मोचेला। लाइकोडोन, ठीक है, याद रखेंगे। क्या नाम है भाई? लाइकोपरडोन, ठीक है, लाइकोपरजोन। चलिए, तो कुछ ऐसे कवक है जो खाद्य पदार्थ, खाने की चीज में यूज होते हैं, तो ये इनके नाम है। चलिए, याद रखेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे कवक है जो उद्योगों में यूज होते हैं, ठीक है, उद्योग में, इंडस्ट्री वगैरह में, फैक्ट्री वगैरह में, इंडस्ट्री वगैरह में यूज होते हैं, जैसे कि जो है पेनिसिलियम, ठीक है, जैसे कि कुछ कवक हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूं पेनिसिलियम, कार्बोम, कार्बोमटी, पेनिसिलियम कार्बोमटी, कामोर्टी, ठीक है, कोमोर्बिटी। एक और पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। देखिए, ये ऐसे हैं और इनका यूज जो होता है पनीर निर्माण, पनीर उद्योग में। किस उद्योग में? पनीर उद्योग में ये खासकर देखने को मिलता है, पनीर उद्योग में होता है। फिर यदि हम बात करें, कुछ ऐसे जो है कवक होते हैं जो डबल रोटी बनाने में यूज होता है, या डबल रोटी उद्योगों में क्या करते हैं भाई, यूज करते हैं। ऐसे कवकों का जो यूज डबल रोटी वगैरह में किए जाते हैं, जैसे कि अब सैकेरोमाइसिन सेरीविली, ठीक है, नाम याद रखेंगे, सैकेरोमाइसिस सेरेविशी। चलिए, कुछ ऐसे शैवाल होते, सॉरी कवक होते हैं जो अल्कोहल उद्योग में की जाती है, ठीक है, उस उद्योग में अल्कोहल, अल्कोहल उद्योग में, या जो है शराब बनाने में, शराब में, ठीक है, शराब बनाने में, अल्कोहल उद्योग में कुछ निर्माण होते हैं। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये पनीर उद्योग, ठीक है, इसमें कुछ चीजें मैं लिखूंगा। ये दोनों यूज की जाती हैं किसमें? पनीर निर्माण में या पनीर उद्योग में, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो चलिए, अल्कोहल उद्योग की बात करें तो अल्कोहल उद्योग कौन सा? जाइमेज, जाइमेज नामक क्या होता है, यहाँ पर आप याद रखेंगे कौन सा कवक होता है? जाइमेज, ठीक है, जाइमेज, या जिसे हम कहते हैं जाइमेज, ठीक है। अल्कोहल का यूज किस प्रकार से की जाती है भाई? तो याद रखेंगे, इसमें जो आपका ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है, ये जो ग्लूकोज है वो जाइमेज की सहायता से, जाइमेज की सहायता से, ठीक है, ये किसका निर्माण करते हैं? एथिल एल्कोहल का निर्माण करते हैं, ठीक है। दो मॉलिक्यूल किसका भाई? एथिल एल्कोहल, C2H5OH, और दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का रहता है, इसे हम कहते हैं एथिल एल्कोहल। यही है शराब आपका, क्या है? एथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल। और ये शराब इसी को हम कहते हैं। तो किससे यूज होता है? ग्लूकोज से,
ये किसका सूत्र है? ग्लूकोज, ये जिसे हम कहते हैं शुगर, शुगर बोल सकते हैं ग्लूकोज। तो ये जाइमेज नामक जो है कवक, ये शराब बनाने में यूज होता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर आपका अगर हम बात करें चौथे नंबर पर, और किसका निर्माण में, भूमि की उर्वरता में, ठीक है, याद रखेंगे भूमि की उर्वरता में, लैंड फर्टिलाइजर्स में। भूमि की उर्वरता में इसका निर्माण होता है भाई, याद रखेंगे। ठीक है, फिर आपका कुछ सवाल है जो औषधि बनाने में यूज होता है, किसके निर्माण में होता है? औषधि निर्माण में, औषधि निर्माण में, जैसे कि कुछ सवाल है, एक आप देख सकते हैं, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। अब पेनिसिलियम नोटेटम से जो वैक्सीन निर्माण की जाती है, यह वो क्या है? पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन याद रखिए, पेनिसिलिन क्या है भाई? एक प्रकार का क्या है? एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन के बारे में याद रखेंगे, एक प्रकार क्या है? एंटीबायोटिक है। और इसका निर्माण किया गया था किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या खोज बोल सकते हैं, निर्माण बोल सकते हैं, या इसकी जो खोज की गई थी वो भाई साहब कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928। ठीक है, और इसके लिए, इस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को इसके लिए 1945 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, नोबेल पुरस्कार से इसको नवाजा गया था। कब? 1945 में, इसी आविष्कार के लिए, इस खोज के लिए, पेनिसिलिन की खोज के लिए, याद रखेंगे क्या किया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, चलिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन। क्लियर है चीजें? रोग फैलाने वाले जो है कीड़ों में सहायक होती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, रोग फैलाने वाले कीटों के नियंत्रण में ये सहायक होते हैं, ये कवक। तो याद है कौन कौन से हैं जो रोग फैलाने वाले कीटों के नियंत्रण करने के लिए? जैसे कि आपका एस्चरसोनिया, एस्चरसोनिया, एली, एलिरॉइड्स, एलिरॉइड्स, एस्चरसोनिया एलिरॉइड्स, बहुत लंबा नाम है, ये याद रखेंगे। फिर इsoria फे, फेनिनोशा, इशोरिया फेरिनोशा, आपका एक और नाम है एम्पूशा, एम्पूशा स्पल कैराइस,
ये कुछ रोग फैलाने वाले कीड़ों के नियंत्रण में कारगर साबित होते हैं ऐसे कवक, तो इनके नाम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और है। 6 के बाद अगर मैं बात करूं 7वें नंबर पर, तो कुछ और है, जैसे कि एक और सवाल है, जैसे एस्पर, सॉरी सवाल नहीं, एलगी पढ़ रहे हैं ना, एस्परगिलस, एस्परगिलस और एज फंगाई, एस्परगिलस और एज फंगाई जो है किस कारगर में आपको देखने को मिलता है? एमाइलेज, याद रखेंगे, अमाइलेज, अमाइलेज नामक एंजाइम बनाने में, एंजाइम निर्माण में, ठीक है, अमाइलेज नामक एंजाइम निर्माण में इसका यूज होता है, याद रखेंगे। फिर एक और है स्टेप्टोमाइसिन, स्टेप्टोमाइसिन गैरेसिस, स्टेटोमाइसिन गैरेसिस, ठीक है। और इस कवक का यूज होता है विटामिन 12 के निर्माण में, इसका यूज होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, फिर एक और है, आप देख पाएंगे जो है आपका राइजोपस एंड रोडोटुलेरो, ये जो दो आपकी कवक है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आता है। ठीक है, याद रखेंगे किसमें भाई? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम होता है। ठीक है, ये जिसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलिए, तो ये कुछ कवक थे और जिनका आर्थिक जीवन में बहुत सारे महत्व है। देखिए, अब महत्व के साथ साथ आर्थिक जीवन में महत्व बहुत सारे हम देते हैं, क्या किस किस निर्माण में होता है और क्या क्या, यहाँ पर कुछ और बातें की। देखिए, आर्थिक जगत के महत्व के साथ साथ कुछ हानिकारक भी आपके कवक पाए जाते हैं। तो हानिकारक कवक भी हम बात करेंगे, कौन कौन से हानिकारक कवक जो आपको हानि पहुंचाता है और क्या किस किस के लिए हानि होता है। ठीक है, तो हानिकारक कवक या हानि पहुंचाने वाले कवक या हानिकारक कवक, हार्मफुल कवक, हानिकारक कवक। चलिए, हानिकारक या हार्मफुल पहुंचाने वाले कवक कौन कौन से हैं? एक कवक, कुछ कवक के नाम याद रखेंगे, जैसे कि ए नाइजर, ए नाइजर, ए फ्लावर्स, ए फ्लावर्स, ए नाइजर और ए फ्लावर्स क्या है? कवक है। और ये क्या करता है? फेफड़ों पर रोग फैलाता है। ठीक है, क्या करने का काम करता है भाई ये कवक? फेफड़ों की रोग फैलाता है। ठीक है, और इस रोग का जो नाम है वो है एस्परजिलोसिस। क्या है भाई? एस्पर एस्परजिलोसिस, याद रखेंगे। कुछ कवक है, एक और कवक है जो है दाद, ठीक है, रिंग वॉर्म, जिसको हम कहते हैं दांत खाद खुजली, जानते हैं ना, वैसी टाइप का। ठीक है, रिंग वॉर्म, जैसे कि ट्राइकोफाइटिन, नाम याद रखेंगे, ट्राइकोफाइटोन एवं माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम, ये जो है दाद, दाद या जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई?
रिंगवॉर्म, ठीक है, दाद रोग इस कवक से फैलता है, इस कवक से होता है, ये याद रखिए, ठीक है। एक और है, अगर हम बात करें कुछ और है, जैसे आपका आर्लीमेरिया, आर्लीलेरिया, आर्मीलेरिया, ये जो है पेड़ पौधों में, ठीक है, क्या है, सेब के पिच में, खासकर सेब 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 के वृक्ष में लाल गलल नामक रोग होता है। क्या है? लाल गलल नामक रोग फैलाता है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम कहते हैं, कुछ ऐसे भी कवक है जो खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं, जैसे कि आपके आपका राइजोपस, म्यूकर, आपका एस्परजियस, एस्परजिलस, ये ऐसे कवक होते हैं जो क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं, खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, नष्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ खाद्य पदार्थ, जैसे कि आपके जो है अचार हो गए हैं, ठीक है, अचार में फफूंद टाइप नहीं जम जाता व्हाइट व्हाइट कलर का, तो इसी का जो आपके क्या है भाई, अचार है, मुरब्बा है, ठीक है, रोटी है, फल है, यहाँ पर जो फफूंद नामक जो संरचना बन जाती है, फफूंद टाइप का, ठीक है, फफूंद टाइप ये जम जाता है, वो किसके कारण होता है, इन्हें राइजोपस, म्यूकर, एस्पेरिगस के द्वारा देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, कुछ ऐसे हैं आपके जो आपकी कुछ कुछ चीजों को बर्बाद कर देते हैं, हानिकारक, जैसे कि कुछ ऐसे हैं जो कपड़ों को नष्ट कर देते हैं, तो जैसे कि याद रखेंगे, एल्टर अल्टरनेरिया 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 एंड आपका ट्राइकोडर्मा, एंटरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कीटोमिया, क्या है, कीटोमियम, ये ऐसे हैं जो क्या करते हैं भाई, कपड़ों को नष्ट कर देते हैं, कपड़ों को नष्ट करने का कार्य करते हैं, नष्ट करने का कार्य करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कवक है जो आपके कागज को नष्ट कर देते हैं, जैसे आपके सिले सीफे सॉरी ये सिफेलोथीसियस, क्लेडोस्पोरियम, क्लेडोस्पोरियम, आपका फ्यूजेरियन, ये ऐसे कवक है जो कागज को नष्ट कर देते हैं, किसको नष्ट कर देते हैं भाई, कागज को नष्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए, कुछ ऐसे हैं चमड़े के सामान को नष्ट कर देते हैं, ठीक है, जैसे चमड़े का आपका बेल्ट हो गया, चमड़े का कुछ भी हो गया, तो वो चमड़े के सामान को नष्ट करने वाले क्या है, आपका एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस नाइजर,
फिर पेसेलोमाइसी, पिसिलोमामाइसिस, ये ऐसे हैं जो चमड़े के, किसको भाई, चमड़े के सामान को नष्ट कर जाते हैं, नष्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही है। कुछ ऐसे रबड़ के सामान को नष्ट कर देते हैं, जैसे यहां पर अगर मैं लिखूं एस्पेजियस हो गया, ठीक है, ये भी है सेम लगभग एस्परजिलस एवं पीनीसियम, ये ऐसे हैं जो आपके रबड़ के सामान को नष्ट कर देते हैं, रबड़ के सामान को नष्ट कर देते हैं, नष्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कैमरे के लेंस को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां पर। चलिए, और तो कुछ नहीं है भाई, इसके बाद तो नहीं, और कुछ नहीं है, आप इस इतना ही पढ़िए, बहुत ही ज्यादा हो गया ये। ठीक है, ये जो है कवक में मैं तो कुछ ज़्यादा ही आपको ये डिटेलिंग में लेके चला गया है, ज़्यादा तो इतना डीप में भी आपको नहीं पूछेगा इस लेवल पे। ठीक है, तो याद रखेंगे ये चीज़ें। चलिए अब देखिए, इसके बाद इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं वो क्या है भाई, वो चलेंगे बैक्टीरिया पे। हमारा कवक हो गया, आपका सबसे पहले सवाल हो गया, कवक हो गया, फिर बैक्टीरिया, जीवाणु चढ़ेंगे, जीवाणु, विषाणु, लाइकेन। ये देखिए ये तीन बाकी रह गए हैं, और ये तीन को हम दो क्लास में, ये जो है दो क्लास में ये चलेगा। ठीक है, एक क्लास में जीवाणु और वायरस का आधा देखेंगे, फिर जो आधा वायरस बच गया और लाइकेन बच गए वो हम पूरा देखेंगे। ये दो क्लास इसका, और एक क्लास आपका क्या होगा, एमसीक्यूज कराएंगे। ठीक है, जो भी है एमसीक्यूज कराएंगे, तो एमसीक्यूज के बेस पर ये पूरा हम फिर से हम एक बार देख लेंगे, आपका रिवीजन टाइप भी हो जाएगा। तो आपका प्रॉपर ये आपका सचिवों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग पूरा हो जाएगा। जैसे भी आपको प्लांट किंगडम भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो है एनिमल किंगडम भी प्रॉपर देखने को मिलेगा। आपके सिलेबस में बस इतना ही बोला गया है, बस इतना ही कि वर्गीकरण। ठीक है, उसमें लिखा गया है सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा गया है, वर्गीकरण लिखा गया है। ठीक है, तो वर्गीकरण में तो सभी आ जाते हैं, क्या पूछेंगे क्या नहीं, तो वो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम सीक्वेंस देखेंगे तो वहां और आपको प्रॉपर सब पता चल जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर हम रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर हमने डिस्कस किए, सवाल के कुछ बची हुई चीज़ों पर हमने देखे, फिर कवक देखे थे। ठीक है, कवक के कम से कम ये 2-3 पेज याद रखें, भले आप इधर याद रखें ना रखें, ये सारी चीज़ें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि ये एकदम ज़्यादा टफ में पूछ दिया जाएगा तो ये भले ही है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारे इतने याद रखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये कुछ कुछ चीज़ें याद रखेंगे। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और हम स्टार्ट करेंगे बैक्टीरिया और वायरस, जितना हो सके हम देखेंगे। चलिए, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास।